नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब भरी पंचायत में बेटे ने पिता के मुंह पर थप्पड़ मारा तो पिता ने सिखाया सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शंभूनाथ जी कुर्सी पर बैठे हुए अपने दोनों बेटों को लड़ते हुए देख रहे थे। दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। तभी छोटा भाई उठ खड़ा हुआ और उसे देखकर बड़ा भाई भी खड़ा हो जाता है और शंभूनाथ जी को लगता है दोनों आपस में एक दूसरे को मार देंगे, तो शंभूनाथ जी उनको रोकने के लिए जाते हैं। तभी दोनों भाई एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेते हैं। शंभूनाथ जी उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी बड़ा भाई छोटे भाई की कॉलर छोड़ता है और एक जोरदार चाटा शंभूनाथ जी के गाल पर मार देता है। शंभूनाथ जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें जो अभी हुआ उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस बेटे को इन्होंने इतने प्यार और लाड़ के साथ में पाला था वो एक दिन ऐसा करेगा। पास में पलंग पर बीमारी के कारण लेटी हुई सरोजनी जी आंखों से आंसू खुद ब खुद ही निकल आए और मुंह खुला का खुला रह गया। बड़ा भाई अब गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसे अपने कुकर्म पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। छोटा बेटा भी बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। दोनों बहू जिन्होंने ये झगड़ा शुरू किया था वो भी अब सुकून और शांति के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारे शंभूनाथ जी चुपचाप रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। शंभूनाथ जी, पूरी पंचायत और हम सभी ने यह फैसला लिया है कि आपकी सारी जमीन जायदाद और घर तुम्हारे दोनों बेटों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? तुम भी बताओ। सरपंच की बातें सुनकर शंभूनाथ जी भरी सभा में पंचों की तरफ उठकर कड़क आवाज में कहते हैं, सरपंच जी, आपने अपना फैसला सुना दिया, बेटों ने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरा फैसला सुनो। जमीन मेरी है, घर मेरा है, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। फिर भरी पंचायत में शंभूनाथ जी ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया, अपनी जमीन और का कुछ ऐसा बंटवारा किया जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह गए। भरी पंचायत में जमीन के लिए दोनों बेटे एक दूसरे की कॉलर पकड़कर लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा बाप सर झुकाए बैठा है। सरपंच जी के पूछने पर बूढ़े पिता ने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर सारे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। पूरे गांव के लोग सरपंच जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए हैं। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि पता नहीं आज सरपंच जी कौन सा फैसला सुनाएंगे, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज गांव के ही होने वाले एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति शंभूनाथ का घरेलू मामला गांव की पंचायत में उठकर जो आ गया है। न चाहते हुए भी शंभूनाथ जी आज पूरे गांव की भीड़ के सामने नीम के पेड़ के नीचे सर को झुकाए बैठे हैं। पास में ही उनके दोनों बेटे भी बैठे हैं। भीड़ के बीच में शंभूनाथ की पत्नी सरोजनी जी अपने चेहरे पर पल्लू किए हुए बैठी है। सभी लोगों की बातें सुन रही हैं। उनका मन बहुत घबरा रहा है। उनको यही चिंता खाई जा रही है कि हाय, मेरे घर की लड़ाई झगड़े गांव की पंचायत में आ गया है। मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे पति ने पूरी जिंदगी अपनी इज्जत कमाई है, उसका क्या होगा? बेटों ने मेरे पति की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे पति का हमेशा अपने सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ जिए हैं, लेकिन आज बहू बेटों के घरेलू मामलों की वजह से भरी पंचायत में मेरे पति सर झुकाकर बैठे हैं।
अपने पति को पूरे गांव के सामने सर झुकाकर बैठे हुए सरोजनी जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। अपने पति को उदास बैठा हुआ देखकर सरोजनी जी का दिल बैठा जा रहा है। सरोजनी जी एक बहुत ही सरल और साधारण सी गृहिणी थी। जब से आई हैं तब से हर बात और हर काम में अपने पति का साथ देती हैं। कभी भी उन्होंने अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं की। पूरे गांव में मेरे पति की बहुत इज्जत थी, लेकिन आज बेटों की वजह से घर का लड़ाई झगड़ा पंचायत में आ गया है। सरोजनी जी गांव की औरतों के बीच में सर पर पर्दा किए बैठी हैं। पंचायत के नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं जो आपस में कानाफूसी कर रही हैं। देखा, यह वही शंभूनाथ हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। पूरी जिंदगी गांव में खेती बाड़ी करते रहे, काम कर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे भेजते रहे। आज बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गांव की जमीन के लिए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी न लेने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कर ले, लेकिन बुढ़ापे पर बच्चों को अपने माँ बाप बोझ ही लगते हैं। यह तो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या नहीं किया था शंभूनाथ जी और सरोजनी जी ने अपने बेटे के लिए अपना पेट काट काट कर अपने बेटों को पढ़ाया, उनके शौक पूरे किए, लेकिन आज वही बेटे उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे बेटों से तो ना हो तो ही अच्छा है। आसपास की औरतों की बात सुनकर सरोजनी जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सच ही तो कह रही हैं गांव की औरतें, क्या नहीं किया मैंने अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने को मिला। क्या अरमान सजाए थे बुढ़ापे पर अपने बहू बेटों के साथ आराम से रहेंगे, पूरी जिंदगी मेहनत की, खेती बाड़ी करते रहे, लेकिन बुढ़ापे पर सुकून से जिएंगे। क्या पता था कि बुढ़ापे पर हमारे बहू बेटे ही हमारी दुर्दशा कर देंगे। तभी गांव की सभी औरतें दूसरी तरफ को देखने लगती हैं। पंचायत में बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। वहीं सरोजनी जी के दोनों बेटे पूरे गांव के सामने आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं। तभी गांव के सभी दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं। उन्हीं में से एक दो लोग कहते हैं, सरपंच जी आ गए हैं और उनके साथ 5 पंच भी आ रहे हैं। आज तो शंभूनाथ के घर का फैसला हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पता चल जाएगा कि शंभूनाथ जी की जमीन और घर का बंटवारा किस तरह से होगा और कौन सा बेटा उनको अपने साथ रखेगा। 5 पंच आकर के खाट पर बैठ जाते हैं। पूरे गांव के लोगों की नज़र शंभूनाथ जी और उनके बेटों और पंचों के ऊपर थी। सरपंच शंभूनाथ जी से कहते हैं, बोलो शंभूनाथ, तुम क्या चाहते हो? अपनी कौन सी जमीन कौन से बेटे को देना चाहते हो? कौन सा घर कौन से बेटे को देना चाहते हो? शंभूनाथ जी कुछ कहते उससे पहले ही उनको दोनों नालायक बेटे बोल पड़े, इसमें पिताजी से क्या पूछना, जमीन जायदाद हमें मिल रही है तो बंटवारा भी हम ही करेंगे। छोटा बेटा चंद्रशेखर कहता है, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें पीपल के पेड़ के नीचे वाला खेत चाहिए और यह पक्का वाला मकान चाहिए। तभी बड़ा बेटा हरिप्रसाद छोटे वाले बेटे से चिल्ला पड़ता है, पीपल के पास वाला खेत तो मैं ही लूँगा, मैं हमेशा से उस पर खेती करता आ रहा हूँ, मैं तुम्हें उसको नहीं लेने दूंगा। और रही बात घर की, तो जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर में रहूँगा। और दोनों आपस में फिर से इसी बात पर झगड़ने लगते हैं
और एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं। अपने बेटों का ऐसा भयावह दृश्य देखकर शंभुनाथ जी और उनकी पत्नी सरोजनी देवी दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव के कुछ लोग आकर सरपंच के कहने पर उन दोनों को अलग अलग करते हैं। सरपंच भी हरि प्रसाद और चंद्रशेखर को फटकार लगाकर एक तरफ बैठा देते हैं। 75 वर्षीय शंभुनाथ जी पगड़ी पहने दोनों घुटनों के बीच में अपने सर को झुकाकर बैठे हुए हैं। आज वह सर पर पगड़ी तो पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने उनकी पगड़ी की इज्जत को उछाल करके कीचड़ में फेंक दिया हो। शंभुनाथ जी उधर बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को सोचने लगते हैं कि जब मेरे दोनों बेटे पैदा हुए थे तो मैं कितना खुश था। मेरे घर में दो दो बेटे पैदा हो गए हैं। मेरी पत्नी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। कितने लाड़ प्यार से मैंने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन लोगों को पढ़ाया लिखाया, बिजनेस में भी पैसा लगाया। मेरी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, जो कुछ था खेती बाड़ी का ही था। खेती करके मैंने अपना घर बनाया। पहले तो सिर्फ 2 कमरों का कच्चा घर हुआ करता था। खेती से पैसे बचा बचा कर मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनवा पाया। जब घर बनवाया था तो गांव के सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। कहा था, देखो शंभुनाथ ने अपनी मेहनत से अपने घर को चमका दिया है, अपना 2 मंजिला मकान बनवा लिया है। अरे गांव में उस समय पर 2 मंजिला मकान किसी के किधर भी नहीं था। शंभुनाथ जी बहुत ही मेहनती इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, हमेशा सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अगर कोई आधी रात को भी शंभुनाथ जी से सहायता मांगता था तो वह उनकी हर तरह से सहायता करते थे। इसी तरह से शंभुनाथ जी का नाम पूरे गांव में होता चला गया। घर में पैसों की कमी ना थी, ना ही घी दूध की कोई कमी थी। शंभुनाथ जी खेती बाड़ी का सारा काम देखते थे और उनकी पत्नी सरोजनी जी भी घर पर गाय भैंसों का सारा काम देखती थी। दूध और दही तो उनके घर में भरे रहते थे। हमेशा ही अपने बच्चों को उन्होंने खूब दूध खिलाया पिलाया, जिससे खूब तंदुरुस्त रहे, हट्टे कट्टे हो जाएं। धीरे धीरे बेटे बड़े होते चले गए। दोनों बेटे शहर में पढ़ने जरूर गए थे, लेकिन किसी का भी शहर में मन नहीं लगा, इसीलिए गांव वापस आ गए। क्योंकि गांव का खान पान और शहर के खान पान में बहुत फर्क था। चंद्रशेखर अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम देखने लगा और हरि प्रसाद ने गांव में ही एक किराना की छोटी सी दुकान डाल ली। दोनों अपना ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। दोनों बेटों की शादियां हो जाती हैं, बहुएं भी घर आ जाती हैं। दोनों 2 साल तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद घर में बहुओं में मन मुटाव होने लगता है। कभी कभार बेटे भी आपस में लड़ झगड़ जाते थे और अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा सुना देते थे। शंभुनाथ जी हमेशा इस बात को सोच करके टाल देते थे कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके दोनों बेटे अपनी पत्नी के सिखाए में रहते हैं। जैसा बहुएं कहती हैं वैसा ही उनके दोनों बेटे करते हैं। अब तो शंभुनाथ जी की भी उम्र हो गई थी और घर के कलह ने उनके बुढ़ापे को और भी जल्दी ला दिया था। कभी कभी शंभुनाथ जी को अपने बेटे और बहू की लड़ाई झगड़े से ऐसा लगता था कि घर छोड़ करके कहीं चले जाएं। घर में बेटे बहुएं दिन रात कलह करते रहते हैं, कभी छोटी बातों के लिए तो कभी जिस बात का कोई मतलब ही नहीं होता है उन बातों के लिए। और अब तो सरोजनी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सरोजनी जी को दमे की समस्या है। शंभुनाथ जी शहर जाकर उनका इलाज कराते हैं। एक भी बेटा अपनी माँ को दिखाने के लिए शहर नहीं ले जाता है।
खेती का जितना भी पैसा आता है उसको चंद्रशेखर रख लेता है और दुकान का जितना भी पैसा आता है वह सारा पैसा हरिप्रसाद रख लेता है। अब घर में खर्चे के लिए समस्या होती है। सरोजनी जी की उम्र हो गई है, गाय भैंस का काम करती थी तो थक जाती थी और ऊपर से दमे की समस्या ने उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। सरोजनी जी के इलाज में भी पैसे लगते हैं, बेटों से पैसे मांगो तो साफ साफ मना कर देते हैं। और अभी 2 महीने पहले तो यह नौबत आ गई थी कि दोनों ही बेटे आपस में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर के उलझ गए थे। एक भी बेटा घर के खर्चे में अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। दोनों ही बेटे न्यारे होने की बात कर रहे थे, अलग रहने की बात कर रहे थे। शंभुनाथ जी को अपने घर की बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उनकी जंग बुढ़ापे या अपनी पत्नी की बीमारी से कम नहीं थी, बल्कि अब तो उनकी जंग अपने बेटे और बहुओं से ही थी। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन बेटे तो जमीन जायदाद के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की जरा सी भी फिक्र नहीं है। शंभुनाथ जी ने एक दिन अपने दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम दोनों अपना अपना कमा रहे हो, अपना अपना खर्च भी किया करो। दोनों अपने पैसे बचा कर रख लेते हो तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? या तो फिर तुम दोनों कमा कर मुझे दो, मैं घर के खर्चे चला लूँगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बात के लिए भी एक भी बेटा बहू तैयार नहीं था। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही पिताजी सारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दे, एक एक खेत का बंटवारा कर दे। वह किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे, अपनी अलग अलग जिंदगी बसाना चाहते थे। दोनों ही बेटे अपने बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। माँ बाप की चिंता तो एक भी बेटे को नहीं थी। बहुओं को हमेशा अपने बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे, जिसकी वजह से सरोजनी जी हमेशा ही परेशान रहती थी, क्योंकि बहुएं अब खाने पीने में भी तंग करने लगी थी। कुछ भी बनाती थी तो जब तक उनके खाने की बारी आती थी तब तक सरोजनी जी के लिए खाना खत्म हो जाता था या फिर बाद की एक आध रोटी ही बचती थी। शंभुनाथ जी को तो फिर भी बहुएं भरपेट खाना खिला देती थी, लेकिन सरोजनी जी के लिए कुछ अलग ही खटास थी। बहुओं के मन में पता नहीं क्या खुन्नस निकाल रही थी अपनी सास से। हालांकि यह बात शंभुनाथ जी से छुपी नहीं थी और वह हमेशा अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन और बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं था, खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पत्नी की दवाइयों के लिए भी अगर पैसों की जरूरत होती थी तो दोनों बेटों के आगे हाथ फैलाते थे, तब जाकर के दोनों बेटे आधे आधे पैसे देते थे। उसमें भी एहसान जताते थे कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। शंभुनाथ जी अपने कमरे में बैठे हैं, तभी सरोजनी जी कहती हैं, सब कुछ हरिप्रसाद के पिताजी तुम्हारा ही किया हुआ है। तुमने ही यह घर बनवाया है, दुकान को खोलने में तुमने ही पूरी मदद की है, सारे पैसे तुम्ही ने लगाए हैं, खेती भी तुम्हारी ही है। लेकिन बच्चों ने हमारे सारे पैसों पर, जमीन पर, दुकान पर कब्जा कर लिया है, उस पर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम तो कभी उनसे कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं, लेकिन सुकून से 2 रोटियां भी नहीं खाने देते हैं। तभी सरपंच जी आवाज देते हैं, शंभुनाथ, अरे ओ शंभुनाथ, तुम किस सोच में डूब गए हो? तुम्हारे बेटों ने यह फैसला किया है कि वह सारी जमीन जायदाद को आधा आधा बांट लेंगे और जो तुम्हारा पक्का घर है
उसको तुम्हारा बड़ा बेटा ले लेगा और जो तुम्हारा पुराना कच्चा घर है उसको छोटा बेटा ले लेगा, लेकिन उसको बनवाने के लिए बड़ा बेटा कुछ पैसे देगा। तुम्हारी क्या राय है? इस बारे में सारे पंचों को भी यह फैसला सही लग रहा है कि तुम्हारे घर और जायदाद को तुम्हारे बेटे आधा आधा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। सारे पंचों का कहना है कि दोनों बेटों में आधी आधी जमीन और घर को बांट दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अपने झुकाए हुए सर को ऊपर उठाते हुए शंभुनाथ जी अपनी यादों के भंवर से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ गांव की भीड़ को देख करके और अपने घरेलू झगड़े को गांव के बीच में देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर सरपंच जी के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, आपने अपना फैसला सुना दिया है, बेटों ने भी अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है और ना ही अभी तक मैंने कुछ बोला है। मेरी भी तो राय आप सुनेंगे तभी कुछ फैसला करेंगे। शंभुनाथ जी की बातों को सुनकर के सारे पंच दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, यह बात तो सच है। हमने तो शंभुनाथ जी से कुछ पूछा ही नहीं और ना ही अभी तक शंभुनाथ जी ने अपनी कोई राय रखी है। सरपंच जी कहते हैं, बिल्कुल शंभुनाथ जी, तुम्हारी बात को जरूर सुना जाएगा। तुम बताओ क्या चाहते हो, तो जो तुम चाहोगे वही होगा। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अरे 6 महीने पहले तुम भी हमारे पंचों में ही शामिल थे। गांव के सारे मामलों को निपटाने में हमारी सहायता किया करते थे। तुम्हारी सलाह के लिए बिना हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन आज मुसीबत यह आन पड़ी है कि आपके ही घर का मामला पंचायत में आ गया है। आप जो भी कहेंगे हम उसको जरूर सुनेंगे। सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ शंभुनाथ जी कहते हैं, बेटों ने अपना फैसला सुना दिया कि वह मेरी आधी आधी जमीन घर को बांट लेंगे और मेरा भी बंटवारा कर लिया है कि 6 महीने तक एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रखेगा और 6 महीने के बाद दूसरा बेटा अपने माँ बाप को रखेगा। मतलब कि बेटों ने जायदाद के साथ साथ अपने अपने बूढ़े माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया है। शंभुनाथ जी पूरे आत्मविश्वास और कड़क आवाज में कहते हैं, सरपंच जी, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है कि मेरे बेटे मुझे 6-6 महीने के लिए बांटे और मेरी जमीन को आधा बांटे। अब आप मेरा फैसला सुनिए। मेरा फैसला यह है कि मेरी सारी जमीन और घर मेरा ही रहेगा। मैं दोनों में से एक भी बेटे को अपनी जायदाद का एक भी हिस्सा नहीं दूंगा और जिस भी बेटे को मेरी जायदाद का पैसा खर्चे के लिए चाहिए तो वह मेरे घर में आकर 6 महीने के लिए रह सकता है और मेरी पत्नी की सेवा करे। मैं किसी के घर जाकर नहीं रहूँगा। यह घर मैंने बनवाया था, जमीन भी मैंने ही खरीदी थी, तो यह सवाल तो उठता ही नहीं कि मैं 6 महीने के लिए किसी बेटे के घर जाकर रहूं। बेटों को बोल दो, अगर मेरी जमीन का पैसा चाहिए, दुकान का पैसा चाहिए तो 6 महीने आकर के मेरे घर में रहे और मेरी सेवा करे तो ही मैं उनको पैसे दूंगा, नहीं तो मेरे घर से और जमीन से निकल जाए। मैं उन दोनों को बेदखल करता हूँ अपनी सारी जमीन और जायदाद से। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे बेटे मेरे पास आकर ही रहेंगे। मैं बेटों के पास जाकर नहीं रहूँगा। शंभुनाथ जी की बात सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। छोटा बेटा गुस्से में तमतमाता हुआ शंभुनाथ जी के पास पहुंचता है और उनका गिरेबान पकड़ लेता है। सभी लोग बहुत चक्कर रह जाते हैं। सरपंच जी चिल्लाते हुए उसको शंभुनाथ जी को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता है। तभी शंभुनाथ जी अपने दोनों हाथों से अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़
पकड़ते हैं और अपना गिरेबान छुड़ाते हुए उसके हाथ झटक देते हैं और अपने बेटे के गाल पर जोरदार चांटा मार देते हैं। उनके बेटे को इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। शंभूनाथ जी में अभी भी बहुत जान थी, जो कि उनके शरीर को देखकर नहीं लगता है। चांटे के जोर से उनका बेटा नीचे जमीन में गिर पड़ता है और शंभूनाथ जी बिना कुछ बोले उससे नजर फेर लेते हैं। ये सब देखकर और शंभूनाथ जी के निर्णय को सुनकर सरपंच और गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं कि वाह, शंभूनाथ जी ने तो कितना अच्छा निर्णय लिया है। शंभूनाथ जी सही कह रहे हैं। आखिरकार सारी जमीन जायदाद तो उन्हीं की है। बेटे उनकी ही जमीन लेकर के उन्हीं को अपने घर में 6-6 महीने रख के एहसान जताने की बात कर रहे थे। हमने तो यह सोचा ही नहीं है। सरपंच जी इतना कहकर गांव के लोगों को शंभूनाथ जी का किया हुआ फैसला ही सुना देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बेटे अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लो और अगर दोनों पिताजी और माताजी की सेवा करने के इच्छुक हो तो आकर के उनके घर में रह सकते हो और जिसकी नहीं करनी है वह जहाँ चाहे वहाँ जाकर रह सकता है। जो बेटा उनकी सेवा नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोनों बेटे पंचायत का फैसला सुनकर के एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं कि घर का सारा मामला पंचायत में वह दोनों ही लेकर आए थे और आज उन्हीं पर यह फैसला उल्टा पड़ गया। सारे गांव के सामने उन्हें ही पंचायत ने घर से निकालने का फरमान सुना दिया। शंभूनाथ जी ने कितना मना किया था कि बेटा घर की बात घर में ही रहने देते हैं, पंचायत में ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भी बेटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और घर का मामला पंचायत में लेकर के आ गए थे। अब जब पंचायत में घर का मामला आ ही गया है और आज पंचायत ने अपना फैसला भी सुना दिया है तो दोनों बेटों को उनका फैसला मानना ही पड़ेगा। लेकिन फैसला ऐसा हुआ कि जिसकी उन दोनों बेटों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे वह तो आधी आधी जमीन लेकर के बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन यह क्या हुआ, जमीन जायदाद तो मिली नहीं बल्कि पंचायत ने उन्हें घर से निकालने का ही फरमान सुना दिया है। इसीलिए दोनों बेटे हक्के बक्के से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। शंभूनाथ जी का फैसला सुनकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। लोगों और समाज को भी आज एक बहुत बड़ा सबक मिला था। एक बाप जब बच्चों को पाल पोस कर अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाकर दिन रात धूप बारिश सब सहकर उन्हें काबिल बना सकता है तो उन बच्चों द्वारा सताए जाने पर कभी भी उन्हें अपनी अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का गुलाम नहीं है जो केवल उनके इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। आज गांव के हर नौजवान ही नहीं, इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति को समझ आ गया था कि माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो पंचायत और कोर्ट के दरवाजे भी उनके लिए बंद ही रहेंगे। इन सब के बाद गांव के बहुत से परिवारों में घर के बड़े बूढ़े सदस्यों की कीमत खुद ब खुद बढ़ गई, जो समाज को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शंभूनाथ जी और पंचायत का फैसला सही था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।